बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे रहते हुए यूके में अगर कोई कानूनी मसला है, स्पेशली अगर आपको कोई इमिग्रेशन का मसला है यहाँ पे रहते हुए, तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं चंद बातें रिपीट करूँगा प्रोग्राम के शुरू में, और वो ये कि जब आप हमें कॉल करते हैं, आपकी कॉल जब थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी वक्त डिले के, प्रॉब्लम के आपकी मुझसे बात हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉल्स ले सकें और टाइम ज़ाया ना हो। अपना सवाल बराए मेहरबानी मुख्तसर और एक तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। उसकी वजह ये है, प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटे का होता है। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स इस प्रोग्राम में हम ले सकें। जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि सबसे बात हो सके। तो प्लीज़ मुख्तसर अपना सवाल रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है, चूँकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे डिटेल में आपका केस इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बाद मैं एक हद तक आपको गाइड तो कर सकता हूं इस प्रोग्राम में, लेकिन डिटेल में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपका पूरा केस समझूं और फिर उस हिसाब से आपको डिटेल में डिस्कस करने के बाद एडवाइस कर सकूं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में अपना केस जो है उस सिलसिले में कोई भी अपना अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लिया करें, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो नाजरीन, स्क्रीन में हमारा स्टूडियो का नंबर थोड़ी देर में आ रहा होगा, ये आ रहा है। तो आप इस नंबर पे आप हमें कॉल करके ज़रूर बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह चंद अपडेट्स भी मैं ज़रूर वो करूँगा। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने रिपीट किया, वो बताया था, और उससे पहले टॉइक के हवाले से बताया था कि स्टूडेंट हजरात ख़ास तौर पे जिनका टॉइक का मसला हुआ था, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में बताया था कि टॉइक का जो मसला था उसमें जो ट्राइब्यूनल है उसने होम ऑफिस के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था। तो अगर किसी का टॉइक की वजह से कोई वीज़ा वगैरह रिफ्यूज़ हुआ है तो उसको चाहिए कि अपने वकील या किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करे, ताकि अगर उसका कुछ हो सकता है तो वो किया जाए। क्योंकि टॉइक का जो फ़ैसला जो कोर्ट ने वो होम ऑफिस के ख़िलाफ़ किया था, और उसमें मेनली यही था कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी कि होम ऑफिस के पास इनफ एविडेंस है कि जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे लोगों को टॉइक की बेसिस पे डिपोर्ट किया, डिटेन किया, उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए। ऑब्वियसली हर केस की नोयत डिफरेंट होती है और केस के हिसाब से होम ऑफिस भी और कोर्ट भी मामलात देखते हैं। तो अगर आपका टॉइक का मसला हुआ है और उस वजह से आपके वीज़े को रिफ्यूज़ किया गया है, या उस वजह से आपको डिटेन किया गया और फिर वीज़ा आपका ख़त्म हो गया, तो आपको चाहिए इस सिलसिले में वकील से रब्ता करें। उसके अलावा पिछले हफ्ते मैंने ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, ख़ास तौर पे 7 इयर्स जो रूल है जिसको हम कहते हैं बच्चों की बेसिस पे, अगर बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाते हैं, उस बेसिस पे जो लोग लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें हमें देखने में यही आ रहा था कि ऑल्दो के रूल्स में, इमिग्रेशन रूल्स में इसको शामिल किया गया था 2012 में, जुलाई 2012 में जब चेंजेस आई थी कि अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं तो यहाँ पे उनको स्टे देना चाहिए। लेकिन अमली तौर पे काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी इस हवाले से कि बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं वो होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर रहा था। तो उस सिलसिले में भी अपर ट्राइब्यूनल का एक फेवरेबल डिसीजन रिसेंटली आया था, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि अगर उसमें अपर ट्राइब्यूनल में जो है उन्होंने ये कहा था जज ने कि जनरली स्पीकिंग अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा हो जाता है 7 साल, और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा अरसा हुआ हो उतना अच्छा है, और अगर किसी किस्म की कोई पेरेंट्स की कोई कन्विक्शंस वगैरह या ऐसे कोई मसाइल नहीं हैं, तो जनरली स्पीकिंग उनको यहाँ पे स्टे देना चाहिए और होम ऑफिस को इस सिलसिले में ज़रा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है या ऐसा भी मसला है तो आपको चाहिए वकील से रब्ता करें।
नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मोहसिन बोल रहा हूँ। जी मोहसिन साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि मेरा यूके में स्टेटस जो है वो ILR है और मेरी रिसेंटली शादी हुई है पाकिस्तान में। मुझे आप काइंडली बताएंगे, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ इन्होंने अपने रूल्स चेंज किए हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस हैं, लाइक TB टेस्ट हो गया आपका, जो रिलेटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, वो आपको यूके में सबमिट कराने हैं कि आपको अपने कंट्री में सबमिट कराने पाकिस्तान में? ज़रा मुझे प्लीज़ इसके बारे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो आप रूल्स चेंजेस की बात करें, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जनरली स्पीकिंग वो यहाँ पे यूके में शेफील्ड में आप जमा कराते हैं। जो TB टेस्ट है वहाँ पे जो कि होता है वो आप जो वहाँ से पाकिस्तान से आपके स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसकी कॉपी फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जब शेफील्ड में बाकी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं तो उसके साथ सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो यहाँ पे आप शेफील्ड में होम ऑफिस में जमा कराते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका मेरे ख्याल में टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं है, ज़रा काइंडली वो बंद कर दें अगर नहीं बंद, और आपकी कॉल थ्रू हो चुकी। मोहम्मद जावेद है। जी जावेद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने FLRFP अप्लाई किया था 2014। आपकी आवाज़ मुझे ज़रा कट कट के आ रही है, ज़रा एक तो ऊंचा बोलिए और ज़रा आराम से। जी हेलो मांगा था तो वो मैं टाइम पे। हेलो, आपकी आवाज़ मुझे, सॉरी, आप ज़रा अपना सवाल दोबारा रिपीट करें, मुझे क्लियर समझ नहीं पड़ा। जी आप क्या हुआ, आप सवाल क्या आपका? FLRFP अप्लाई किया था 2014। अच्छा। तो अप्रैल में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो अप्रैल से पहले उन्होंने मुझसे DNA टेस्ट मांगा था, तो मैं टाइम पे सबमिट नहीं कर सका था। तो मैंने अपील दायर कर दी थी। मेरी अपील हेयरिंग 7 अप्रैल 2016 में थी, और जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन होम ऑफिस ने केस विड्रॉ कर लिया। तो इसमें कितना चांस है कि वो मुझे वीज़ा इशू कर देंगे? आपका जी आपका देखें, आपका इसी बेसिस पे था कि आपका ब्रिटिश बच्चा है? जी ब्रिटिश बच्चा है और मेरी वाइफ के पास इंडेफिनिट था ILR। तो आपको रिफ्यूज़, जो उन्होंने जो DNA टेस्ट मांगा था वो रिफ्यूज़ल से पहले मांगा था, जो आप प्रोवाइड नहीं कर सके थे? जी, क्योंकि मुझे उनका लेटर देर से मिला था, 2 डेज बिफोर उनकी डेट थी, तो मैं सबमिट नहीं कर सका था। तो इसलिए उन्होंने इंटरव्यू के बाद साथ ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और फिर अब आपने कर चुके हैं, और हेयरिंग वाले दिन विड्रॉ किया होम ऑफिस ने? जी, हेयरिंग वाले दिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया था केस। जी जी, देखिए विड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांस तो ये है कि आपको शायद वो यहाँ पे स्टे दे दें, ज़्यादा चांस ये है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं मुझे कोर्ट की फ़ी वापस मिलेगी या एडजस्ट हो जाएगी उसी में ही? जी बिल्कुल, देखें अगर आपने होम ऑफिस ने आपकी जो है वो डिसीजन अपना विड्रॉ किया है तो फिर आपको कोर्ट फ़ी बिल्कुल वापस मिलेगी। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि होम ऑफिस ने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया है तो टेक्निकली जब वो डिसीजन विड्रॉ करते हैं तो आपकी अपील रहती नहीं है। तो अगर आपकी अपील रहती नहीं है तो फिर आपने जो फ़ीस पे की है वो आपको वापस मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं शाइन बात कर रही हूँ और मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। जी बोलिए। एक तो मुझे ये पता करना है कि मेरे हस्बैंड को इधर दिसंबर में 14 इयर्स हो जाएंगे, तो क्या इन लोगों ने तो हमें डिस्कशनरी लीव दी हुई है 2.5 ईयर की, तो क्या मैं 14 ईयर के बाद इनके लिए कोई ऐसा रूल है कि इंडेफिनिट हम अप्लाई करें? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 7 ईयर के बिहाफ हमें स्टेटस मिला था मेरे बच्चों के, तो मैं वो बड़े बेटे के लिए, क्योंकि इस वक्त वो GCS में है, तो मैं उसके लिए इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हूँ अलग से एप्लीकेशन करके, क्योंकि जब 2.5 ऐसे होएगा तो 10 ईयर के बाद उसको स्टेटस मिलेगा जो उसकी यूनी और इन सब के लिए बहुत प्रॉब्लम होएगा। जी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से
आपके दोनों सवालों का जवाब जो है वो नहीं में है। 14 ईयर्स के बेसिस पे पहले हुआ करता था कि अगर किसी को यहाँ पे 14 साल हो जाते तो वो उस बेसिस पे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब वो 14 ईयर्स नहीं है, वो 20 ईयर्स हो गई है, तो आपके हस्बैंड इंडेफिनेट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। इसी तरह आप का जो बेटा है उसको डिस्क्रेशनरी लीव जो 2.5 साल की मिली है, वो चूँकि वही 10 ईयर्स की कैटेगरी में हैं, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन है नेचुरलाइजेशन के लिए। जी जी। मेरी वाइफ की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन की थी हमने आज से 1 साल पहले। तो अब तकरीबन कल पूरा 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में तकरीबन फर्स्ट 6-7 मंथ्स तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जब हमने फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स वेट करें। उसके बाद उन्हें काफ़ी देर पूछते रहे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने अपने एमपी को बोला एंड एमपी ने उन्हें लेटर लिखा और उसका लेटर भी एक जेनेरिक सा लेटर उन्होंने भेज दिया कि जी वो हम लोग अभी फाइल देख रहे हैं तो इट विल टेक सम मोर टाइम। उसके बाद मैंने उन्हें वो इंक्वायरीज वाले ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजी, पूछा कि और कितनी देर हो जाएगी, इट्स बीन 9-10 मंथ्स ऑलरेडी। तो वो उनका फिर लेटर आया कि जी हम लोग जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से जो है वो समथिंग अराउंड गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट हम लोग जो है वो चेक करें तो इस पे टाइम लगेगा। फिर मैंने उन्हें दोबारा एक ईमेल की कि एटलीस्ट हमें एक टाइम लाइन तो दो कि कितनी देर में होगा। तो इन शॉर्ट ये कि हमें वो यानी कि कुछ बता नहीं रहे हैं। इट्स बीन फुल ईयर नाउ। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? समवन सेड कि हम लोग उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दोबारा से नई तरह से एप्लीकेशन डाल दें, बट देन वो तो लाइक इट विल कॉस्ट अनदर £1,000 or so। तो पूछना ये था कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि एमपी को भी बोल दिया, उन्हें भी लेटर लिख दिया एंड दे आर नॉट रियली विलिंग टू रिस्पोंड इन अ वे। देखें एमपी जवाब देंगे। जी ठीक है। एमपी ने कब लिखा था उनको? एमपी ने लिखा था जब 9 मंथ्स हो चुके थे एप्लीकेशन को। तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ। अच्छा, और उसका उन्होंने कोई वो आपने बताया बिल्कुल जेनेरिक सा उन्होंने जवाब दिया, कुछ ज़्यादा उसमें उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया? जेनेरिक लेटर भेजा था। उस लेटर पे ये था कि एप्लीकेशन जो है हमारी टाइमलाइन 6 मंथ्स की होती है, कुछ एप्लीकेशन उससे ज़्यादा टाइम ले लेती हैं एंड हम लोग देखें आप दोबारा ये कर सकते हैं कि दोबारा एमपी से रब्ता करके ताकि और उनको बोलें कि दोबारा लिखें। साल हो गया, साल का बड़ा लंबा अर्सा होता है। गुड कैरेक्टर की अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या ऐसी वजह है कि साल हो गया अभी तक उन्होंने फ़ैसला नहीं किया? आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी कोई वकील नहीं है तो वकील के ज़रिए भी कि भाई 1 साल हो गया एप्लीकेशन को पड़े हुए, तो क्या ऐसी वजह है कि अब तक फ़ैसला नहीं हो रहा और अब हमें कुछ बताएं। तो अगर अब ये तीनों तरीके से साथ साथ करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि होपफुली जल्द ही कोई फ़ैसला आ जाएगा। जहां तक आपका ये बात थी ना कि किसी ने कहा कि जी दोबारा से नई एप्लीकेशन कर लें, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग शायद उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि जिस वजह से उन्होंने रोका हुआ है आप फिर दोबारा से उनको स्टॉप करके दोबारा से अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल में दोबारा करने की एप्लीकेशन विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल उसका तरीका यही है फिर कि फ़िलहाल एमपी के ज़रिए भी, ख़ुद से भी, और अगर पॉसिबल है तो किसी वकील के ज़रिए भी इसको पुश करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। बोलिए। मैं अगे भी पूछा सीगा मेरे बेटे ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਭੇਜੇ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ प्रॉब्लम है ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ किद्दां कुछ? देखो उनका अलग तो करेंगे बेटे का आपका, क्योंकि वो अब 20 साल का हो गया है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर अभी तक उसको बायोमेट्रिक का नहीं आया तो आप उनको लिख सकते हैं कि जी अभी तक कोई बायोमेट्रिक का नहीं आया, या वकील अगर कोई है तो वकील भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा इस बात पे कि अगर अलग भी कर दिया, क्योंकि उसको डिस्क्रेशन लीव दे चुके हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सारे इकट्ठे इधर हैं,
तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई वकील है उनके ज़रिए से ज़रूर कोई लेटर शेटर लिख लें कि वो बायोमेट्रिक का जो है वो दोबारा वो आपके बेटे का भिजवा दें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फ़े पे हम जा रहे हैं, तो वक्फ़े के बाद दोबारा कॉल्स लेंगे, आप किधर जाइएगा नहीं। हम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे और उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम जॉन है और मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ जी। जॉन से बोलिए। पूछना था कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इधर हैं और हमें इनडेफिनेट मिल गया हुआ है और इस साल हम नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है हमने। और मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकें जबकि हम दोनों बेनिफिट पे हैं। जब आप कहते हैं अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकें तो आपके बच्चे जी आगे भी हमारी बेटी 2 दफा आ गई है, तो होके वापस गई है, तो दोबारा उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, विजिट के लिए? हाँ जी। तो बेटी जो वहाँ किधर किधर पाकिस्तान में है? हम दोनों इधर है, हमारी बेटी उधर है। अच्छा, तो वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा बच्चे हैं और हम चाह रहे थे कि उसके 2 बच्चे हैं और वो खुद उनके वीजे लगे। तो जब आप कह रहे हैं स्पॉन्सर, तो आप खर्चा वगैरह सारा वो आप करेंगे? हाँ जी। हम क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए उसमें प्रॉब्लम हो जी, बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह यह है कि आप खुद चूँकि जी आप खुद चूँकि बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये कहते हैं कि जी हम उनको मेंटेन और अकोमोडेट करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली चूँकि आप ख़ुद बेनिफिट ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो ख़ुद अपना ख़र्चा वगैरह कर सकती हैं, वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं पाकिस्तान में, या उनके हस्बैंड जो हैं वो कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इस हद तक स्पॉन्सर कर सकते हैं कि जी वो आके आपके पास रहेंगी, आपके पास जगह है उनके रहने के लिए, उस सिलसिले में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप लगा सकते हैं और ख़र्चा वो अपना वो ख़ुद करेंगी यहाँ पे स्टे का, तो ये पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ और मैंने क्वेश्चन पूछना था कि हमने 7 ईयर बेस के ऊपर अप्लाई किया था और रिफ्यूज हुआ। रिफ्यूज होने के बाद जुडिशियल रिव्यू में गए, जुडिशियल रिव्यू के बाद हेयरिंग हुई। हेयरिंग के बाद ड्यू टू सम रीजन मेरे वकील ने हेयरिंग को अर्जेंट करवाया था। वो 9 मंथ्स हो गए, मोर देन 9 मंथ्स हो गए, हेयरिंग नहीं आ रही है। वकील से मैंने रब्ता करने के लिए, वो कहते हैं आप चुप करके खामोशी से बैठे रहें। होम ऑफिस कोई आंसर नहीं करता, हेयरिंग की कोई डेट नहीं आती। तो मुझे ये पूछना था कितना रफली टाइम लग जाता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने वकील से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वही कहते हैं कि आप 10 ईयर्स का जब बच्चा हो जाए उसको रजिस्टर करवा के और फिर आप अप्लाई कर लें। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, मुझे इस बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। देखिए पहली चीज भी नहीं है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट के जी फॉर 6 more months जो है ना वो इस तरह सर्वाइव करना। देखें पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अभी पड़ी हुई है हाई कोर्ट में, तो फिर वकील आपको ये क्यों कह रहे हैं कि जी 10 ईयर्स का जब बच्चा हो जाए तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर दें? वो कह रहे हैं कि आंसर ही नहीं कर रहे। वो तकरीबन 9 मंथ से जो है हमारी अर्जेंट हुई अपील हुई, 9 मंथ के बाद उन्होंने कोई हेयरिंग की डेट ही नहीं दी है। इस तरह से मैं उनसे मैंने कहा आप रब्ता करने से पूछे, वो कहते हैं कोई हेयरिंग डेट देती नहीं, कोई आंसर नहीं करते, वो कोई लेटर भी नहीं लिखते। तो ऐसा ही होता है यहाँ कुछ? देखिए कोर्ट से बिल्कुल वो पता तो कर सकते हैं, आपके वकील कोर्ट को लिख सकते हैं कि जी क्या हिसाब है, और उनसे पता भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि 9 मंथ्स हो गए हैं तो अब तो हेयरिंग जो है वो मतलब आ जानी चाहिए या आने वाली होगी। तो आपके वकील ज़रा थोड़ा सब पुश ज़रूर कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि शायद केस को ज़रा पुश करें। जहाँ तक नई एप्लीकेशन का ताल्लुक है, तो अगर तो एप्लीकेशन अभी पड़ी हुई है तो फिर फ़िलहाल नई एप्लीकेशन का तो कोई सेंस नहीं बनता, इसी को फॉलो अप करना चाहिए, यहीं से होपफुली काम हो जाएगा। लेकिन इसको ज़रा चाहिए कि थोड़ा सा पुश करें और कोर्ट में लिखें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना 10 साल 10 ईयर बेस पे अप्लाई करना है जी। तो अभी मैंने टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट के लिए भेजी हुई है, तो उसका भी मेरा वीज़ा नेक्स्ट मंथ में एक्सपायरी हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ तो मैं अब कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, उसको भी बताएंगे? नहीं, अब कैसे अप्लाई करने से क्या मतलब है? आपके 10 ईयर्स जब पूरे हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले 10 ईयर तो पूरे हो गए, लेकिन वो टैक्स रिटर्न जनरल टीयर 1 पे था तो उसकी वो टैक्स रिटर्न अमेंडमेंट के लिए भेजी हुई है, तो वो अभी तक आई नहीं है ना।
लेकिन आप ठीक है, वो अगर नहीं भी आई, लेकिन आपका जब आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? नेक्स्ट मंथ में। जी, तो नेक्स्ट मंथ ख़त्म होने से पहले अगर उस वक्त तक भी वो अमेंडेड टैक्स रिटर्न्स नहीं आते तो आपको चाहिए कि डिले नहीं करना चाहिए, वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई कर दें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं शहरियार अली कुरैशी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ केस अपना अप्लाई किया था तकरीबन 2014 के अंदर जनवरी में। तो मेरा केस जो है वो पहले इंटरव्यू हुआ। हेलो, उसके बाद ऐसा उन्होंने आपके बीच में आवाज़ कट गई थी। आपको केस आपने कौन सा अप्लाई किया हुआ है? केस मैंने EA2 अप्लाई किया हुआ है, फैमिली मेंबर का। ठीक है, तो आपका फिर इंटरव्यू हुआ, फिर क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ, उसके तकरीबन कोई 9 महीने बाद घर में वो अपना विजिट करने आए थे। तो घर पे मैं था नहीं, मैं जॉब पे गया हुआ था। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना रिफ्यूजल भेज दिया कि हमें डाउट है कि वो रहते नहीं, हालांकि मैं साथ ही रह रहे हैं। तो अब मेरा कोई 1 साल और लग गया, तो उन्होंने अब कोर्ट में मेरी हेयरिंग है अगस्त में, तो अब हमारी कोई नाराजगी हो गई है, तो हम साथ नहीं रह रहे हैं। तो मैंने पूछना था कि अपना क्या मुझे ऑलरेडी इस कंट्री में 8.5 साल हो गए, क्या मैं इस केस को रोल ऑन करके 10 साल की केस में जा सकता हूँ कि मुझे उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा कोर्ट में? देखें, बात यह है कि जब आप 10 साल की बेसिस पे जाते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चूंकि अभी आप सेपरेट हो गए हुए हैं, तो आप बेसिकली जो जो अपने यूरोपियन जो आपके स्पाउस पार्टनर जो भी हैं, तो उन पे डिपेंडेंट नहीं है और वो आप उस रेगुलेशन के मुताबिक, यूरोपियन रेगुलेशन के मुताबिक नहीं रह रहे। इन एनी केस जो होम ऑफिस ने पहले रिफ्यूज़ किया है, तो उनको ये शक था कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है। जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं वो तो आप कोर्ट में क्लियर करेंगे। अब अगर आप कोर्ट में जाते हैं और आपकी जो वाइफ हैं वो आपके साथ नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर हो सकते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि आपको चाहिए पहले तो आप इस सिलसिले में, अगर आपकी कोई नाराज़गी हुई है और आपस में अगर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो पहले तो आपको इसको ज़रूर फॉलोअप करना चाहिए। और अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आपको सेपरेट ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे या प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और उस सिलसिले में जाके किसी वकील से इसको चाहिए कि डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, आप ज़रा प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अपने। ओके वॉल्यूम हेलो जी हेलो। हाँ जी, मैं तो पूछना सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं तो पूछना सीगा कि हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हेलो, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ वकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये था जी जी कि मैं यहाँ पर EA2 वीजा पे हूँ। मेरे को वीजा 2013 में मिल गया था, 2013 में मिल गया था, 14 में सॉरी। और अभी क्या हुआ है कि मेरे लाइसेंस पे 3 पॉइंट लग गया ओवर स्पीड की वजह से। और मेरे पास जो लाइसेंस है वो नया है। अगर खुदा ना करे कि मेरे पास 3 पॉइंट और लग जाए मेरे लाइसेंस से किसी गलती से फ्यूचर में, और आने वाले टाइम में मेरा जैसे कोर्ट में हियरिंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो इससे मेरी इंडेफिनिट अप्लाई करने में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? और मेरे से आपसे ये भी पूछना था कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रखूं कि मेरे को 2019 में इंडेफिनिट अप्लाई करनी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कोर्ट की तरफ से अगर आपको पॉइंट्स लगते हैं इंडेफिनिट, तो अभी आपका तो तकरीबन 2018 में होगा ना टाइम पूरा? 2019 में होगा। 2019 में। तो ऑब्वियसली जो जब आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं तो उस वक्त होम ऑफिस इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगी अपने सामने कि कोई आपके कोई ऐसे कोई ऑफेंसेस वगैरह तो नहीं है। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर ख़ाली पॉइंट्स हैं तो उस बेसिस पे नॉर्मली रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन ये होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2019 की, अभी तो 2016 है, 3 साल बाद की। यहाँ पे तो आजकल इमिग्रेशन के कवानीन आपको पता ही है बड़े तेज़ी से बदलते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जब आपका टाइम होने लगे तो उससे पहले आप करें, क्योंकि इंक्वायरी करें
क्योंकि कोई पता नहीं है कि 2-3 साल बाद जो है वो क्या सिचुएशन होगी। आपका दूसरा सवाल क्या था? हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में कॉलर जो है वो जा चुके हैं। बहरहाल जो आपका ये सवाल था कि पॉइंट्स अफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अभी चूँकि ऑब्वियसली मैंने बताया डिस्क्रेशन है होम ऑफिस की इस सिलसिले में, तो बिल्कुल आपको एहतियात करनी चाहिए कि पॉइंट्स वगैरह न लगें इस सिलसिले में, कोर्ट से किसी किस्म की कोई कन्विक्शन ना हो। आपका मेरे ख्याल में दूसरा सवाल यही था कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या इकट्ठे करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आपकी जो यूरोपियन जो वाइफ या पार्टनर हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हों यहाँ पे, यानी कि काम कर रही हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है, लेकिन वो ट्रीटी राइट ज़रूर यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हों। तो उस सारे का 5 साल का प्रूफ होना चाहिए कि वो मुसलसल 5 साल ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, और आप दोनों का इकट्ठे रहने का प्रूफ होना चाहिए कि आप दोनों इकट्ठे जो है वो 5 साल से रह रहे हैं और आप उन पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा था जी। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि मेरा वीज़ा मुझे यहाँ आए हुए 20 जुलाई को मुझे 10 साल हो जाएंगे। अच्छा। और वीज़ा जो मेरा है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। अच्छा। तो क्या मैं 28 डेज बिफोर 10 ईयर बेसिस पे अप्लाई कर सकता हूँ? जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने अपने पार्टनर के लिए भी अप्लाई करना था FLRN। जी जी। तो उसके लिए मुझे इनकम जो है 18,600 वो शो करनी पड़ेगी या एज ए पुराने रूल के मुताबिक? नहीं, आपको करनी पड़ेगी। 18,600 की इनकम शो करनी पड़ेगी, या आपकी हो या दोनों की मिला के हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो कौन बोल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फराह हसीन बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2-3 बातें आपसे पूछनी थी। जी जी बोलिए। एक बात तो ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। और मेरी मदर पहले यहाँ जब आई थी 2005 में, तो वो गिर गई थी एयरपोर्ट पे, उससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था 2010 में, सॉरी। और हाथ फ्रैक्चर होने से ज़्यादा उनका यानी में ट्रीटमेंट हुआ था और 1-2 उनकी अपॉइंटमेंट्स भी हुई थी। तो उसके लिए क्योंकि फॉर्म के अंदर मैं देख रही थी कि लिखा हुआ है कि आप बताइए कि उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हुआ है या नहीं जी। तो क्या हम वो मेंशन करेंगे, तो मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें कितना मेंटेनेंस कितना शो करना है पेरेंट्स के लिए, मेंटेनेंस फंड्स कितने होने चाहिए? और एक और बात ये पूछनी थी मुझे प्लीज़ कि जब लिखा जाता है कि फॉर्म के ऊपर ये है कि आप अगर जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कितनी पेमेंट, मतलब कितना वीकली या डेली क्या वो प्रोवाइड करेगा अमाउंट वाइज, मनी वाइज, तो उसके लिए हमें कितना मेंशन करना चाहिए, कितनी अमाउंट, मतलब ये कि 500-200 क्या हमें शो करना है? देखें, बात ये है, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर उनकी यहाँ पे NHS पे ट्रीटमेंट हुई है तो आपको उनको बिल्कुल डिस्क्लोज़ करना चाहिए, फॉर्म में लिखना चाहिए। और इसमें कोई ऐसी गलत बात इसलिए नहीं है उस वक्त क्योंकि वो विज़िट वीज़े पे आई थी, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट विजिटर्स को जो है वो अलाउड, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, होती है या उस वक्त थी। तो ऑब्वियसली ये 2010 की बात है, और यहाँ पे आके उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुई थी, जो यहाँ पे गिरी थी, फ्रैक्चर हुआ था। तो आप एक्सप्लेन करें, उसको ज़रूर मेंशन करें, छुपाइएगा नहीं। जहाँ तक आपके दूसरा सवाल का ताल्लुक था मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस की कोई मिनिमम या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी इतने पैसे आपके अमाउंट में होना ज़रूरी है स्पॉन्सर के। ये ज़रूर है कि स्पॉन्सर जो है उसकी इतनी इनकम या इतने पैसे उसके पास होने चाहिए कि जिससे वो अपने आने वालों के लिए, जितने अर्से के लिए वो आ रहे हैं उनकी, अगर वो कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं ख़र्चा उठाऊँगा, तो उसके पास इतने पैसे हों कि वो उनका मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह जो पैसे देने की बात है, तो पैसे अगर वो आपके पास आके रहेंगी, अगर आप सारा फूड और एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वही वीकली जो भी आपने उनको जितना उन पर आपका ख़र्चा होगा, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि वो हम उनको
जो है वो देंगे, हमारे पास इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर ख़ान। हमारे प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया। बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। जी मैंने दो सवाल है मेरे छोटे छोटे सर। एक तो मैंने एक्चुअली प्राइवेट लाइफ पे अपने बच्चों की बेस पे फर्दर लीव डाली थी। मेरी बेटी जो है वो 7वें साल में स्टार्ट हो चुकी है। बेटा मेरा जो है वो 4थे साल में है। उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया और हमें अपील का हक भी नहीं दिया। कहा कि आप पाकिस्तान से जाके अपील करें। अभी हमने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया है, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो हमने उनको JR डाला है। एक तो मेरा ये सवाल है, क्योंकि कुछ दोस्तों का कहना था कि कोई उन्होंने आर्टिकल 8 पे कोई चेंजिंग भी की है। अभी रिसेंटली कोई ऊपर से कोई चेंजिंग हुई है, अब पता नहीं वो है या नहीं, वो मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ। सेकेंडली मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा JR रिफ्यूज खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर हमें कोई और एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही किया कि JR की है एप्लीकेशन को। मेरे ख़्याल में आपको अपील का राइट मिलना चाहिए था, जो कि होम ऑफिस ने नहीं दिया। और मेरे ख़्याल में अगर JR में आपका काम ना भी हो तो चांसेस ये हैं कि शायद आपको इन कंट्री अपील राइट मिल जाए। अगर आपको इन कंट्री, क्योंकि आपके छोटे बच्चे हैं और आपने एक बताया कि 7 साल की बच्ची होने वाली है, ये है, लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं तो जनरली स्पीकिंग इन कंट्री राइट ऑफ अपील दे देते हैं। लेकिन मुझे पूरे आपकी केस हिस्ट्री का तो नहीं मालूम कि एग्जैक्टली पहले क्या हुआ, कब रिफ्यूज़ वगैरह क्यों हुए, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें इन कंट्री अपील राइट नॉर्मली मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको भी JR में इस फ्रंट पे तो शायद आपको थोड़ा सा वो हो। मसला ये है कि अभी चूंकि आपके बच्चे 7 साल के नहीं हुए तो शायद ये पॉसिबल है कि आपका अल्टीमेटली अगर JR पे देखा जाए तो वो जो सब्सटेंटिव केस है आपका, क्योंकि रूल्स के हिसाब से शायद रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन इस केस में यही है कि जितना आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और आपकी बच्चे, अगर कोई एक आध बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसमें ज़रा आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आर्टिकल 8 में देखें चेंजेस नहीं होती, वक्तन फ़ौक्तन केसेस जो हैं वो डिसाइड होते हैं हायर कोर्ट्स में, जो कि आपके फेवर में या अगेंस्ट जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि रिसेंटली भी एक केस आया जिसमें कोर्ट ने, अपर ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जी जितना बच्चे को ज़्यादा टाइम हो जाए ऑब्वियसली उस हिसाब से उसका केस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर 7 साल हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे जनरली स्पीकिंग स्टे देना चाहिए। फ़िलहाल तो आपने सही किया हुआ है कि आपका JR एप्लीकेशन गई हुई है और उसमें मेरे ख्याल में आई एम श्योर आपके वकील ने राइट ऑफ अपील भी मांगा होगा इन कंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा फ़ैसला होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई आपके हक़ में फ़ैसला नहीं होता तो आपको चाहिए फिर डिटेल में जाके किसी वकील से अपना केस डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं मलिक बोल रहा हूँ जी, मलिक सजाद। जी बोलिए मलिक साहब, क्या सवाल है आपका? तो मैं असल में ये सवाल करना चाहता था कि 2011 में मैंने HSMP जो कि ली थी, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो अभी नहीं आया, उसका जो है C1 का जी। तो वार्डिंग बॉडी ने बाद में मुझे C1 का सर्टिफिकेट दिया, वो मैंने साथ भेजा। तो कोर्ट ने अपर ट्रिब्यूनल में जाके हमने अपील की थी, तो वहाँ पर हमें वो उन्होंने हक दिया कि ठीक है आपका वीज़ा होना चाहिए। 2013 में फरवरी में उन्होंने हमें, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया, ठीक है। इमिग्रेशन जो है वो उसने इसके खिलाफ अपील नहीं की। उसके बाद 2015 आ गया, हम बार बार MP से भी लेटर लिखवाते रहे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते वेट करो। अभी उन्होंने मुझे जो एक लेटर भेजा मेरे सोलिसिटर के जरिए कि आपका जो वीज़ा हमने इशू किया है, लेकिन हमने कंटेन कर लिया है इस बेस पे कि आपने जनवरी 2013 में आपने एक स्टूडेंट का वीज़ा डाला था। क्योंकि मेरा वो वीज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने इलीगल से बचने के लिए एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन डाली, तो उसमें टोइक मैंने किया B2। तो आपने टोइक किया था, तो इस वजह से आपका हमने जो है ना कंटेन कर लिया है। तो इसलिए आप कंट्री छोड़ें या आपका वो जो है वो नहीं हो सकता। अभी हमने
मेरा जो सोलिसिटर है उसने JR डाला हुआ है, ठीक है, तो क्या इसका बनेगा? मैं बहुत वरी हूँ इसके बारे में। मेरा देखें एक आपका डिसेबल है। जी देखें आपका तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि टोइक का अभी जो रिसेंटली अपर ट्रिब्यूनल ने जो है वो होम ऑफिस के हक में सॉरी अगेंस्ट फैसला किया था उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि जी आपने जो टोइक की बेसिस पे जो बहुत सारे केसेस रिफ्यूज़ किए हैं, लोगों के वीज़े कटेल किए हैं, उनको वापस किया है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कोई सॉलिड सबूत नहीं है कि हर एक ने जो है वो डिसेप्शन से काम लिया है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि ये फ़ैसला आया है तो हो सकता है कि इंशाल्लाह आपका भी जो JR का जो गया हुआ है तो उसमें आपका उम्मीद है कि कोई अच्छा ही फैसला आएगा आपके हक में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो हाय, मैं ना मेरा सवाल है कि जो पार्टनर को वीज़ा मिलता है 2.5 साल के बेस पे, यानी कि 10 साल बाद वो इंडेफिनेट फिर अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। तो वो सेम प्रोसीजर रहेगा कि हर 2.5 साल बाद सेम पेपर वर्क देना पड़ेगा, या अगर डोमेस्टिक वायलेंस से कुछ ऐसा हो जाता है और उनको क्वेश्चन वगैरह लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उनके वीज़े में? जी देखें प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, कोई कन्विक्शन होती है, कोई ऐसी बात होती है तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हाँ जी, मेरी बारी है। जी जी बिल्कुल आपकी बारी है, आपकी कॉल थ्रू हो गई, आप बात करें। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਜਨਾਨੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ मैरिज वेज से इन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज कर देता। किसका वीजा रिफ्यूज किया? आपके हस्बैंड का? मेरा, हाँ मेरे हस्बैंड का वीजा रिफ्यूज कर दिया। तो उसके ऊपर उन्होंने अपील का भी चांस नहीं दिया, फिर हमने क्या करिए चांस मांगा उनसे। तो उसके बाद फिर दोबारा हमारे वकील ने केस डाला क्योंकि मैं डिसेबल हूँ एज ए हस्बैंड के लिए, क्योंकि इस औरत को 24 घंटे इसकी जरूरत रहती है, इसकी केयर करे। जी जी। तो वो वीजा भी उन्होंने लास्ट वीक रिफ्यूज कर दिया। तो जहाँ के NHS जो है वो इसकी केयर कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है केयर करने की। पर अब वकील कह रहा है कि हम प्राइवेटली डॉक्टर से लेटर लिखवाएंगे कि 24 घंटे हस्बैंड ही औरत की लुक आफ्टर कर सकता है, ये NH वाले जो NHS वाले हैं ना वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। जी 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 जी। देखिए अगर डॉक्टर जी अगर डॉक्टर ये लिख के देता है ना कि जी ऑब्वियसली हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की 24 घंटे लुक आफ्टर कर रहा है और उसको NHS वाले वो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा हो सकता है आपके हस्बैंड के केस में। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर इमरान बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास एंटरप्रेन्योर वीज़ा मुझे मिला था, उसकी बेस पे मैंने अपनी वाइफ को बुलाया था एज ए डिपेंडेंट। जी जी। और उनको मिला था 1.5 ईयर का, क्योंकि मेरे पास वीज़ा इतना बाद में बचता था। जी। तो अब मेरे पास इंडेफिनिट मिल गया मुझे एज ए लॉन्ग रेजिडेंस बेस पे 10 साल की। जी। तो मेरे 2 क्वेश्चन है कि पहले अब जो नेक्स्ट अप्लाई करना है वाइफ का, तो वो 3.5 ईयर का या 3 साल का अप्लाई करना है या उसके बाद 6 मंथ्स का? देखिए आप सॉरी आपको 10 इयर्स की बेसिस पे मिला है, वाइफ आपके एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट के तौर पे आई थी। अभी जो आप अप्लाई करेंगे ना तो वाइफ के लिए डिपेंडेंट ऑफ अ सेटल्ड पर्सन जिसे कहते हैं स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि उनको 2.5 साल का मिलेगा, फिर 2.5 साल के बाद उसमें एक्सटेंशन होगी, 5 साल उनको स्पाउस वीज़े पे कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, फोन कट गया था। जी 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 बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरे से आपसे एक छोटा सा सवाल है। अभी नेक्स्ट मंथ यूरोपियंस के यूके में रहना कि बाहर निकलना है, उसके चुनाव है, जून में। इलेक्शन है। जी जी।
तो मैं EU2 डिपेंडेंट पे हूँ। तो अगर मेरी वाइफ ने 5 साल काम कर लिया है यहाँ पर यूके में, अगर ये यूके यूरोप से बाहर आ जाता है, कुछ इस मामले पे रोशनी कुछ डाले तो आपके और भी व्यूअर जो बैठे हैं उनको भी थोड़ा घबराहट जो हो रही है कि जिनकी हाई वाई। जी देखिए बात ये है, मैं उनका क्या होगा? जी देखिए बात ये है कि बड़ा आपका अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरा इरादा भी है इंशाल्लाह कि अगले एक आध दो चंद हफ्तों में मैं एक प्रोग्राम करूं जिसमें मैं जो यूरोप जो अभी रेफरेंडम होना है उस हवाले से हम कोई बात करें। मसला ये है कि अभी फ़िलहाल तो मैं आपको एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा। इसका मसला ये है कि अभी ये बड़ी बातें अभी कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तो ख़ुद भी इनको भी नहीं पता कि होगा क्या, लेकिन जनरली स्पीकिंग आम तौर पे ये होता है कि अगर इस तरह की कोई मेजर चेंज आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यूके जो है वो फ़ैसला करता है कि हम EU से बाहर आ रहे हैं, अगर आम तौर पे जब ऐसी कोई मेजर चेंज आती है ना, तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं और उनके पास वीज़ास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता आम तौर पे कि जी वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाएं और उनका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। या तो उस सिलसिले में फिर वो कोई अग्रीमेंट वगैरह करते हैं कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो मेरा ख़्याल में जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे हैं यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पे, वो यहाँ पे रह रहे हैं और जो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न होगी। कोई ऐसी घबराने वाली मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी कि स्ट्रेट अवे उनको निकलना पड़ेगा अगर EU से यूके बाहर निकलता है। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, कोई ऐसे वैसे मैं समझता हूँ परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो यस सर, मैं यासिर बात कर रहा हूँ इस्लाम से। वालेकुम अस्सलाम जी यासिर, बोलिए। क्वेश्चन था, एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था एंटरप्रेन्योर वीजा अपना और बीवी का और एक बेटी थी डिपेंडेंट की। जी जी। वीजा अपील पे चला गया था, लेकिन इस दौरान मुझे 10 साल पूरे हो गए थे और इस दौरान मैंने अपना इंडेफिनिट डाल दिया था। तो इंडेफिनिट मेरा होके आ गया है और अभी तक मेरी वाइफ और बच्ची का पासपोर्ट उन्होंने होल्ड किया हुआ है और वो जो एंटरप्रेन्योर वीजा था अपील पे, वो मैं ऑलरेडी विन कर चुका था। और अभी मैंने बच्चों का नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, उसके दौरान 2 और बच्चे हो गए, नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो क्या मुझे सिर्फ अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल लगानी है या वाइफ के भी, क्योंकि वाइफ का ऑलरेडी पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है। देखिए पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी एंटरप्रेन्योर वीज़ा था, ये एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई किया था, अपील पे था या इंडेफिनिट के लिए? नहीं, जो पहले मैं PSW पे था, उस दौरान मैंने PSW खत्म हुआ तो फिर मैंने एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया था 3 साल के लिए। उस दौरान अभी वो केस अपील पे चला, अपील में विन कर गया, लेकिन पासपोर्ट उन्होंने वापस नहीं किया। तो आपको फिर एंटरप्रेन्योर वीजा लगा नहीं था? उधर जो मैं अपील विन किया वहाँ पे डिसीजन मेरे हक में हो गया था। अच्छा, तो आपकी वाइफ वीजा स्टैंप होके पासपोर्ट नहीं आए थे मेरे जी, तो आपकी वाइफ जो है वो आप ऑब्वियसली उस अपील पे आप पे डिपेंडेंट थे, उनका अभी तक वीजा नहीं आया? नहीं, उनका अभी तक उन्होंने होल्ड किया हुआ उसी के ऊपर। और अब लेकिन आपको इंडेफिनिट मिल गया ना? जी, मुझे इंडेफिनिट। तो आपके जो आप 2 बच्चों के लिए अपने उनको रजिस्टर कराना चाह रहे हैं एज ब्रिटिश सिटीजन? जी, मैंने जी उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि साथ क्या मेरी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जी, क्योंकि आपके बेसिस पासपोर्ट और वीजा जी देखिए आपके बेसिस पे वो अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपकी वाइफ की सिचुएशन है, वो सारा आप फॉर्म में वो भी उनके मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं उनको। लेकिन जहाँ तक आपकी वाइफ और बच्ची का जो ताल्लुक है, जिनका पासपोर्ट्स वगैरह अभी तक होम ऑफिस में है, चूँकि आपको इंडेफिनिट मिल चुका हुआ है, तो आप ये ठीक है पासपोर्ट वगैरह उनके पास हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस वीज़े के लिए। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पासपोर्ट्स वगैरह भेजें और फिर आप अप्लाई करें। आप अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप इस सिलसिले में किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें। इंशाल्लाह कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद हम कॉल्स नहीं ले सकते आज। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते ट्यूसडे को इसी टाइम शाम 6 बजे वीनस टीवी पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।